जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 9 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है। तो वो जीती है वंशिका परमार। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। यानी कि वंशिका परमार हिमाचल प्रदेश की रहने वाली मिस अर्थ इंडिया 2022 के खिताब जीतने के बाद वंशिका परमार अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस में होने वाले मिस अर्थ प्रतियोगिता 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आयोजन स्थल कहाँ था? तो नई दिल्ली था। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कि भारत में क्षय रोग यानी कि टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? तो वो किया है द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति बनी है, जो झारखंड के हैं, आदिवासी हैं, अभी बनी है, जो रामनाथ कोविंद के बाद बनी है। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निक्षय मित्र पहल भी शुरू करेगी, जो इस अभियान का अहम हिस्सा होगी। क्षय रोग यानी कि क्षय रोग टीबी के एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे, यानी कि सांस के माध्यम से कोरोना की सुई मुक्त वैक्सीन यानी कि AD5N COV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो बना है चीन। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। चीन सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन यानी कि AD5N को आपात मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2022 यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 8 सितंबर को। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार साक्षरता दिवस साल 1966 में मनाया गया था। उद्देश्य इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना है। थीम यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। उसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में साक्षरता। वर्तमान में विश्व में करीब 84% आबादी साक्षर है, जबकि 2011 में भारत की जनसंख्या में कुल साक्षर दर 74.04% रही थी। इसमें 82.14% पुरुष और 65.79% महिलाएं साक्षर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के जांच के लिए नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो किया है हरियाणा। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत आगामी शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। जांच में एकत्रित किए गए डाटा को ई उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे किसी भी स्थान पर बच्चों को डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसानों के कल्याण के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री यानी कि पीयूष गोयल ने कहा पर आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक
वर्ग यानी कि IPEF की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। तो किया है लॉस एंजिलिस, कहाँ है तो अमेरिका में है। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी कि IPEF की यह बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदार देशों के बीच आयोजित की गई है। इस बैठक में अमेरिका, भारत, जापान, इंडोनेशिया और इंडो पैसिफिक के पास स्थित मित्र देशों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र प्रशांत क्षेत्र के यात्रा लेखन संगठन द्वारा भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो किया जाएगा किसको? पश्चिम बंगाल को। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह पुरस्कार भारत के पश्चिम बंगाल सहित कई देशों को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जो उन शहरों, संगठनों और व्यवसायों को यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र में दी गई कड़ी मेहनत के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों आप लोग तो भारत का नक्शा जानबे ही करते हैं। उसके बाद थोड़ा पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोग जानते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं, बीजेपी से नहीं है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं एल गणेशन, अतिरिक्त प्रभार में है अभी। उसके बाद कोलकाता इसकी राजधानी हुई और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 को है, राज्यसभा सीट 16 को है और विधानसभा सीट 294 को है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य जानते हैं तो हो गया असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हो जाएंगे तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट, राजकीय पक्षी किंगफिशर, राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष। उसके बाद हम लोग देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती, यह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। अब आप लोग जानबे करते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी। चलिए दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं, यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम से अदालती मामलों के निपटान करने की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो रहा है उत्तर प्रदेश। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान में उत्तर प्रदेश 912 बिलियन मामलों के साथ भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभियोजन पोर्टल भयानक आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने में अदालतों और अभियोजन प्रणाली की मदद करने के लिए गृह, IT और कानून मंत्रालयों की एक पहल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं कि लोकनायक फाउंडेशन के 8वें साहित्य पुरस्कार 2022 आंध्र ज्ञानपीठ से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है तनिकेला भरनी, यानी कि तेलुगु लेखक और अभिनेता हैं। उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना चाहिए इनके बारे में। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला भरनी
को 8वें वार्षिक साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, यानी कि भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी यानी महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं महेश विश्वनाथ अय्यर। उसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि महेश विश्वनाथ अय्यर महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL के नए अध्यक्ष बने हैं। MGL यानी कि महानगर गैस लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, मुंबई की राजधानी है महाराष्ट्र। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दे एवं चुनौतियों पर केंद्रित मंथन सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो करेंगे बेंगलुरु, कर्नाटक में। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि इस सम्मेलन में सड़कों, नई सामग्रियों एवं तकनीक, सड़क सुरक्षा, वाहन सुरक्षा, वैकल्पिक एवं भविष्योन्मुख आवागमन, बहु माध्यम लॉजिस्टिक पार्क, पर्वतमाला एवं डिजिटल हस्तक्षेप से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, यानी कि संसद टीवी के नए CEO कौन बने हैं? तो बने हैं उत्पल कुमार सिंह, अतिरिक्त प्रभार, यानी कि CEO होता है दोस्तों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए CEO बने हैं। इन्होंने रवि कपूर का स्थान लिया है। तो दोस्तों आज वाले प्रश्नों का हम लोग रिवीजन करेंगे, तो थोड़ा फास्ट में करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 1 को हम लोग शुरू करते हैं कि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब कितने जीता? तो जीता है वंशिका परमार। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। भारत में क्षय रोग टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने शुरू किया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो किए हैं, जो अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। सांस के माध्यम से कोरोना की सुई वैक्सीन 85N-CoV को आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो बना है चीन। दोस्तों ये सब तो पढ़ाइए दिए हैं, तो मंगनी में कोई करैला से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो अब आज का हम लोग स्टैटिक्स जीके को हम लोग देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैरी स्क्लाडोवाका क्यूरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो 3 बार लागू हो चुका है। जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय लागू किया गया था। स्फेग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो रक्तदाब नापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है? तो विनिवेश कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किडनी का अध्ययन किया जाता है। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।